जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट संख्या 5 पे, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का जो सामाजिक विज्ञान है हमारा सोशल साइंस, उसका मॉडल सेट संख्या हम लोग किस पे बात करेंगे, 5 पे हम लोग बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला निर्देश क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी हम लोगों ने उत्तर बनाया है, सारे के सारे हम लोगों ने अपने हाथ से लिखकर पीडीएफ को तैयार किया है, ताकि आपको उसको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से क्या करो, सीख जाओ और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले और एग्जाम में आपका नंबर आ जाए। दूसरा देख सकते हो क्या कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19, यानी कि आपको 19 प्रश्न जो है इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे टर्म 2 से। तीसरा देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इनमें से क्या करना है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं आपको और अधिकतम एक वाक्य में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। और इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, ऐसा कहा गया है। देख सकते हो अगला क्या कहा है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो भी किसमें, अधिकतम 50 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। और इसके लिए आपको कितने मिलेंगे, 3 अंक क्या करने वाले, आपको मिलने वाले हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या किस पे, हम लोग 15 से 19 पे। तो ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से क्या करना है कि इन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, अधिकतम 100 शब्दों में क्या करना है, उत्तर देने, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था कि 2 अंक, पहले तो जो भी 7 प्रश्न थे उनमें से आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देने थे, फिर जो 7 प्रश्न थे, तो हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया, सभी का हम लोगों ने आंसर दिया है। तो वीडियो का आप देख रहे हैं और इससे अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा लग रहा है तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी हम लोग वीडियो पे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपको क्या करना है, ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक के बीच में प्रश्न है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 5 प्रश्नों के क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है। तो अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी क्या था, रिंडरपेस्ट था। क्या था, रिंडरपेस्ट बीमारी था। और इससे क्वेश्चन आपके लिए बताओ मुझे कि रिंडरपेस्ट जो है वो कहां से फैला था या कहां पर फैला था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, देख सकते हो कि थॉमस सेवरी ने किया था। किसने किया था, थॉमस सेवरी ने किया था। बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न का, देख सकते हो कि खनिज क्या है। क्या क्वेश्चन है, खनिज क्या है। तो इसका तो उत्तर आपको एक वाक्य में देना है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे आपको इसलिए मैंने इतना बड़ा बता दिया ताकि जिससे आपको पूरा का पूरा खनिज का जो है डिफिनेशन समझ में आ जाए। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है, समरूप तत्व है। क्या है, तो प्रकृति क्या है, खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है। आप इतना लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मैं समझाने के लिए आगे मैंने क्या लिखा कि जिनकी एक निश्चित क्या होती है, आंतरिक संरचना होती है। जैसे मैं बात करूंगा हीरा का, तो उसका भी एक आंतरिक संरचना है। जैसे मैं बात करूंगा सोना का, उसका भी एक आंतरिक संरचना है ना। तो खनिज की उत्पत्ति भूगर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। अब ये भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, हलचल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे बात करेंगे, 4 पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कुल राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो भारत में 750 से क्या है, अधिक तक राजनीतिक दल है, जो क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा पंजीकृत किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे बता दें कि कुल कितने ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दल है। क्या है, जो हमारे कैसे दल है, राष्ट्रीय दल है। आप क्या करें, मुझे बताइए, फटाफट आप कमेंट में बताइए। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो कि भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। रोपण फसलों के नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो रोपण फसलों में गन्ना, रबड़, चाय और क्या आता है, कॉफी। तो ये जो 4 है आपके क्या है, रोपण फसल है, गन्ना, रबड़, चाय, कॉफी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रोपण फसल में क्या आता है कि इसमें बहुत बड़े फॉर्म में, बहुत ज्यादा पूंजी में जब फसल उगाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत बोलते हैं। और ये 4 क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। बात करेंगे आगे, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक क्या है कि स्वर्गीय काशीराम जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी के क्या है, संस्थापक है।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो बात करेंगे इसके आंसर का, तो क्योंकि मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं तथा उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मुद्रा का क्या करता है, विनिमय करता है। बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो आप मैं प्रश्न संख्या 8 से 14 तक के प्रश्न का बात करूंगा और इसमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना, लेकिन क्या करेंगे लोग सभी का उत्तर देंगे। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि G77 की स्थापना क्यों की गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो देख सकते हो पहला पॉइंट क्या है कि विकासशील देशों को पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने क्या लिखा है, देख सकते हो आप लोग कि विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई एवं G77 का क्या किया कि संगठित कर दिया। तो जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था के जितने भी देश थे, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो इनसे कभी भी पश्चिमी देश, पूर्वी देश के जो लोग होते हैं या जो भी हम भारत हो गया, एशिया हो गया, इन सारे देशों को किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो जो भी विकासशील देश है वो खुद को विकसित करने के लिए क्या किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी कि एक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मंच का क्या था, जरूरत था। और इन्होंने क्या किया था कि खुद ये लोग क्या किया, अपने आप को विकास करने के लिए आवाज उठाया और इन्होंने क्या किया, G77 का क्या किया, एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक तरह से उनको G77 का गठन किया। बात करेंगे तो ये देश विकसित देशों तक पहुंचने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने NIO है इसको नियो बोलते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की क्या किया था, स्थापना किया था। बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो आगे क्या है कि जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर नियंत्रण कर सके और अपने तैयार मालों को क्या कर सके, बेचने के लिए उनको बेहतर क्या मिले, बाजार मिले। तो इसीलिए क्या था, G77 का मैं बोलूंगा कि निर्माण किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो देख सकते हो कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूंगा तो भाई जब पहला विश्व युद्ध क्या था कि एक नई स्थिति को क्या था, पैदा किया था। तो ये पहला स्थिति क्या था कि ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री क्या कर रहा था, उत्पादन करने लगा था। तो ब्रिटिश की जितने भी कारखाने हैं वो सारा का सारा क्या कर रहे थे, युद्ध संबंधित सामग्री का उत्पादन कर रहे थे। तो ये पहला कारण था जिसके कारण भारत से अब जो भी खाद्य सामग्री है वो सारे उत्पादन करने थे, तो एक फायदा हो गया। दूसरा देख सकते हो इसीलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय उद्योगों को रातों रात क्या मिल गया, एक जो विशाल बाजार मिल गया। यानी कि अब क्या हो गया कि ब्रिटेन में तो सामान खरीदाएगा नहीं, तो बाकी जो पूरे के पूरे देश है, क्योंकि देखो ब्रिटेन क्या करता था, अपने देश में उत्पादन करके और अलग अलग देशों पे क्या कर सकता था, सामान बेचता था। लेकिन जब ब्रिटेन अब केवल युद्ध के लिए सामग्री बना रहा है तो भारत के पास एक मौका था और अब इसने क्या किया कि बाकी जितने भी उत्पादन को किया और बाकी जितने भी देश है वहां पे क्या करने लगे, जाके बेचने लगे। तो इस तरह से बाजार बना। आगे देख सकते हो क्या है कि युद्ध लंबा खींचा जाने के कारण भारतीय कारखाने में भी सेना के सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े है ना, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की है ना, मैं बोलूंगा कि जो भी आदि जो सामान है वो क्या होने लगे, बेचे जाने लगे, जिसके कारण क्या किया गया, नए नए कारखाने लगाए गए। तो ये भी एक जिसके कारण क्या होगा, पूरा का पूरा एक तरह से काया पलट हो गया। अगला देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि पुराने कारखाने कई शिफ्टों में चलने लगा। जो भी पुराने कारखाने थे उसको अलग अलग शिफ्टों में चलने लगे। अनेक मजदूरों को काम पर रखा गया और प्रत्येक मजदूर को अब पहले से क्या मिला, अधिक समय तक काम करना पड़ता था। फलस्वरूप युद्ध के दौरान औद्योगिक भी उत्पादन क्या हो गया, तेजी से क्या आने लगा, बढ़ने लगा। तो ये एक उदाहरण था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो देख सकते हो क्या है कि भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखने के लिए बोल रहा है, लौह अयस्क के। तो भारत में अगर लौह अयस्क के वितरण का क्षेत्र का मैं बात करूं 3 का, तो ऐसे 4 है, तो मेरे हम लोग को 3 का बात करना है। तो पहला क्या देख सकते हो, ओडिशा झारखंड। तो ओडिशा झारखंड का जो पेटी है इसमें पाया जाता है लौह अयस्क। तो क्या लेकर देख सकते हो कि ओडिशा में उच्च कोटि का क्या मिलता है, हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क, जो देख सकते हो कहां मिलता है। तो ये देख सकते हो मयूरगंज व है ना केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खादनों से निकाला जाता है। इसी से क्या बोलेंगे कि जो झारखंड के सिंहभूम जिले है ना, झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, गुआ है और जो देख सकते हो कि नोवा मंडी है में क्या मिलेगा, हेमेटाइट अयस्क का क्या मिलता है, खनन जो किया जाता है और यहाँ पे मिलता है, आपको मिलता है।
तो पहला हो गया झारखंड उड़ीसा, दूसरा क्या हो गया दुर्गापुर, बस्तर और चंद्रपुरा पेटी। दुर्गापुर, बस्तर, चंद्रपुरा पेटी। तो यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला के अति उत्तम क्या मिलते हैं, हेमेटाइट पाए जाते हैं। और कुछ कुछ जो होता है आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा देख सकते हो महाराष्ट्र गोवा पेटी। तो यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के, है ना, देख सकते हो रत्नागिरी जिले में क्या है स्थित, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हेमेटाइट देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्यों जरूरी होती है, इस पे आपको क्या करना, चर्चा करना है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरी हमें राजनीतिक दलों के कार्यों के लिए होता है। तो भाई ये कार्य क्या देखोगे, तो मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरने तथा राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करना होता है। इनका मुख्य काम क्या होता है कि अपना जो भी पद है उन पदों को भरना और अपने सत्ताओं का इस्तेमाल करना। परंतु ये काम क्या करते हैं, वो कई तरीके से करने का काम करते हैं। अब ये तरीका क्या है उस पर बात करेंगे। तो पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं अपने पदों को भरने के लिए। पहला ये क्या करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। दूसरा देख सकते हो, दूसरा क्या है कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को क्या करता है, मतदाताओं के समक्ष रखने का काम करता है। तीसरा, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। चौथा, राजनीतिक दल ही सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। पांचवा, चुनाव हारने वाला दल शासक दल का क्या करता है, विरोधी पक्ष निभाता है। और देख सकते हो छठा काम क्या करता है, तो राजनीतिक दल जनमत निर्माण करने का काम करता है। और सातवां, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों तक क्या करता है, लोगों को पहुंचाने का भी क्या करता है, काम करता है। तो ये तो रहा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले पर। देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में असमंजस स्थापित करता है, असमंजस क्या करता है, स्थापित करता है। तो बात करेंगे आंसर पे। तो देख सकते हो कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच, है ना, यहाँ पे समाज राजनीतिक दल होता, तो कोई भी राजनीतिक दल अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह से अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। आपको पता होगा क्या होगा, एकदम अस्थायी रूप से कभी खत्म नहीं कर सकता है। पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। जब हम लोग उसको खत्म नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, वो जो है उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और इसके बीच बातचीत के माध्यम से क्या करेंगे, असमंजस बैठाने का काम करेंगे, बातचीत करेंगे, तरीका विकसित कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करके जो भी उसका निर्णय उसको ठीक करेंगे। तो इस काम के लिए लोकतंत्र क्या है, सबसे अच्छा है ना। क्यों अच्छा है, इस पे बात करेंगे। तो पहला देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है। तो पहला जो देखो, देश के भीतर की जो भी बातें विवादें जो उठती हैं वो क्या करती है, गैर लोकतांत्रिक सरकार वो दबा देती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे सभी बातों को क्या करता है, सुना जाता है। बात करेंगे अगला, देख सकते हो क्या है कि इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतंत्र का क्या है, एक बड़ा गुण है। कि जो भी हमारे बीच में जो भी अंतर है, सामाजिक अंतर विभाजन है और जो भी आपसी टकराव, उसको संभालना क्या आता है, इसको आता है। अगर हम लोग बात करें इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो देख सकते हो श्रीलंका का जो आपसी विवाद था, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर का 13 क्या है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। और क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो क्या है कि विश्व के सभी देश एक दूसरे से किसी भी माध्यम से, है ना, जुड़ते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं या विश्व जुड़ते हैं, या हम लोग क्या बोलेंगे, विश्व का सिकुड़ जाना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आखिर ये वैश्वीकरण के कारण क्या है, इस पे बात करेंगे। तो पहला देखिएगा कि व्यापार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, संस्कृति के माध्यम से जुड़े हैं, कला के माध्यम से जुड़े हैं, बीमारी के माध्यम से जुड़े हैं, काम के तलाश के माध्यम से जुड़े हैं और युद्ध के माध्यम से जुड़े हैं। तो इन सभी से क्या होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी या किन्हें कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। बात करेंगे आंसर पे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह संगठन होते हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देश में क्या करता है, वस्तु या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में क्या करता है, सेवा या अपना संपत्ति क्या करता है, होता है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और देख सकते हो 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है
क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का कि कर्ण लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभावों की व्याख्या करें। तो पता है, देख सकते हो 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटिश की आबादी क्या हुई थी, तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके कारण देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी क्या होने बढ़ने लगी तथा कृषि उत्पाद क्या होने लगे, महंगे हो गए। पहला कारण हो गया। दूसरा देख सकते हो कि दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर क्या क्या पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लागू की थी, उन्हें क्या कहा जाता है, कर्ण लॉ कहा जाता था। अब खाद्य फसलों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति, आप देखो कि एक तो भाई सब अपना उद्योग पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो जो भी खाद्य फसल है उसका कीमत बढ़ने लगा। तो अब मक्का ही ऐसा था जिसका दाम क्या था, कम था, उसके भी आयात पे क्या हो गया कि उसके भी आयात पे पाबंदी लगा दिया। तो जो भी खाद्य पदार्थ है उनका जो रेट है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उद्योगपतियों और शहरी पाबंदियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो क्या करे, कर्ण लॉ को क्या करे, समाप्त करे। तो ये जो था कि जो भी ऊंचा दाम हुआ उससे परेशान होकर भी क्या किया कि सरकार को अपना नीति को बदलना पड़ा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय की क्या करें, चर्चा करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा, लोकतंत्र व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देश में राजनीतिक दलों और इसके नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में कुछ प्रयास किया गया। तो ये प्रयास के बारे में बात करेंगे। पहला प्रयास देख सकते हो कि विधायकों को सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए, है ना, संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो दल बदल की नीति को पहले हम लोग बदल सकते हैं। दूसरा देख सकते हो क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया गया, है ना, वो लोग आदेश जारी किया, जिसमें हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का क्या करना पड़ेगा, ब्यौरा, और एक शपथ पत्र के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये भी क्या एक तरह का सुधार हम लोग बोल सकते हैं। बात करेंगे तीसरे सुधार पर। तो तीसरा सुधार क्या देख सकते हो कि चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरने का क्या करेगा, जरूरी बना दिया। सबको क्या करना पड़ेगा, चुनाव अपना जो आयकर उसको भरना पड़ेगा। चौथा देख सकते हो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थापित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, और जो भी राजनीतिक दलों के अंदर का जो काम है उस पर क्या करना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए। पांचवा देख सकते हो, राजनीतिक दलों में महिलाओं को एक खास क्या करना चाहिए, छूट देना चाहिए। ये भी एक सुधार बोल सकते हैं, जिससे महिलाओं की उन्नति होगी। अगला देख सकते हो क्या है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए, सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए क्या करे, धन दे। क्योंकि अगर मान लो कि जिसके पास कम धन है और वो एलिजिबल और ज्यादा धन हो जाएगा तो क्या वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन ज्यादा धन वाला अगर एलिजिबल नहीं तो पैसा छीट के क्या करेगा, चुनाव जीत जाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक तरह से पूरा का पूरा बातें होगी। लास्ट देख सकते हो क्या है कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाना चाहिए। यह काम चिट्ठी लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिए हो सकता है, और इससे भी क्या होता है, राजनेता लोग क्या करते हैं, जरूर सुधरते हैं। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्या है, क्वेश्चन है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत को क्या करना है, अंतर का स्पष्ट करना है। तो इधर मैंने औपचारिक लिख दिया, इधर मैंने अनौपचारिक लिख दिया है। तो देख सकते हो सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे औपचारिक का, तो औपचारिक या सरकार द्वारा क्या होता है, पंजीकृत होता है, लेकिन अनौपचारिक क्या होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। बात करेंगे दूसरा देख सकते हो कि इसमें सरकारी नियमों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। इसमें कोई भी सरकारी नियम का क्या नहीं होता है, पालन नहीं होता है। बात करेंगे अगला, तो इस प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक स्रोत पर क्या करती है, नजर रखती है, और इस प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है, अनौपचारिक स्रोत पर नहीं नजर रखती, किसी तरह का कोई नजर नहीं रखती है। औपचारिक ऋण स्रोत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं विकास करना होता है, लेकिन अनौपचारिक जो होता है उसका क्या काम होता है, केवल इसका काम होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अनौपचारिक ऋण स्रोत बाजार दर से क्या होता है, कम होता है। औपचारिक स्रोत क्या होता है, बाजार दर से कम होता है, लेकिन क्या होता है, बाजार दर से अधिक होता है। अब उदाहरण के लिए बोलेंगे बैंक हो गया, सरकारी समिति हो गया, और इसका उदाहरण क्या हो गया, तो सेठ, साहूकार, दुकानदार, ये सब क्या हो जाता है, इसको उदाहरण हो जाते हैं। बात करेंगे 18वें नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत में चाय की खेती यहाँ पे खेती होगा, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, खेती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करना है, वो क्या बोल रहा है, वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो मैं बता दूं चाय एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध का क्या है, पौधा है।
इसकी खेती के लिए जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी एवं ढलवा भूमि आवश्यक होता है ताकि खेती में पानी ना जमा हो सके। ढलवा क्यों? ताकि खेती में पानी ना जमा हो सके। चाय के झाड़ियों के विकास के लिए उष्ण, नम तथा पाला रहित क्या चाहिए? जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा की बौछार चाय की पत्तियों के विकास के लिए क्या होता है? सहायक होता है। और देश में बात करेंगे तो असम, उत्तराखंड, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि चाय की खेती होती है। और अगर बात करें पीडीएफ का, तो आपको पता होगा कि प्रीतम अकादमी से आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड हुआ है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो क्या करें, प्रीतम अकादमी को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।